वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए, हम लोग जो है प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ रहे हैं, उसके अंदर जो है हम ये एक सपोर्ट सिस्टम वाली जो बात आ जाती है वो यहाँ पर भी है हमारे पास में, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में भी। और मैंने आपको बोला था कि एक जो काम रहता है वो है लीगल एड का। ठीक है, लीगल एड जो कि स्टेट प्रोवाइड कराती है, और खुद जो है प्रोफेशनली हम लोग भी वॉलंटियर कर सकते हैं, हम लोग अपना नाम वगैरह भी लिखवा सकते हैं। और उसके बाद में क्या है, कुछ जो एजेंसीज हैं जो बनाई गई है, उनका भी अब काम हो गया है कि वो भी लोगों को जितना हो सके विधिक सहायता, विधिक सेवा प्रदान करने का कार्य करें। तो आपको मैंने ये बताया था कि 1982 से चालू हो गया था कोशिश कि हम कुछ ऐसा लेजिस्लेशन लेके आए, कुछ ऐसा लॉ बनाए जिसकी वजह से लोगों को मुफ्त में विधिक सहायता और जो है उनको थोड़ा, जिसे आप बोलते हैं, विधिक साक्षरता भी मिल सके। दोनों ही कार्य जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जो फंक्शंस की बात करेंगे आपकी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की, विधिक सेवा प्राधिकरण के, उसके अंदर जो मेन फंक्शंस बोले गए उसके अतिरिक्त जो है विधिक साक्षरता भी एक बहुत बड़ा अभियान के रूप में आया है। और उसके अंदर आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो अथॉरिटीज है, तालुक लेवल पे भी अब जो है अथॉरिटीज बना दी गई है, उनका जो ये काम है कि वो विधिक सेवा प्रदान करें। और उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं ये देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है इंट्रोडक्शन के रूप में चालू करते हैं विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम। ठीक है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987 समान अवसर के आधार न्याय सुलभ कराने को सुनिश्चित कराने के लिए भारत सरकार द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम जो है पारित किया गया था। और इसके द्वारा केंद्र में राष्ट्रीय विधिक सेवा समिति एवं जिलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया। मतलब आपके नेशनल लेवल के ऊपर तो होगी ही। इसके अंदर जो है आपका 1987 का जो एक्ट आया था, उसका एम ये था कि एवरीबडी शुड बी इक्वल बिफोर लॉ। देखिए, अनुच्छेद आपका जो है 14 संविधान का, उसके में भी ये बोला गया है कि एवरीबडी शुड बी इक्वल बिफोर द लॉ। और उसके बाद में आपके जो है नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। 39A, 39 क, इसके अंदर भी जो है ये बोला गया है कि राज्य का ये कर्तव्य है कि राज्य में सुनिश्चित किया जाए कि विधिक प्रणाली इस प्रकार कार्य करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो, इसको ठीक कर देंगे, और यह भी सुनिश्चित करे कि आर्थिक या किसी अन्य असमर्थता, निर्योग्यता के कारण समाज का कोई भी नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रहे, रीति से समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। देखिए, सबसे पहले हम ये समझना चाहते हैं कि when we talk about the fact that everybody should be equal before law, सभी जो है विधि के समक्ष समान होने चाहिए, समानता का अधिकार है हमें। अगर हमारे पास जो है विधि के अंतर्गत समान न्याय ही हम जो है ना पा सके, तो इस कारण से क्योंकि हम असमर्थ हैं, हमें कोई रिप्रेजेंट करने वाला नहीं है, तो ये कितनी बड़ी विडंबना होगी। एक तरीके से ये जो है हमारे जो अधिकार है समानता के अधिकार का एक बहुत बड़ा झुटलावा हो जाएगा। कहां से समान अधिकार है? ठीक है, एक जो रसूख वाला इंसान है उसके पास में पता नहीं उसने कितने कितने जो है एडवर्टाइज लगा रखे हैं, कितनी कितनी उसके पास में सुविधाएं हैं सारी। और दूसरी तरफ आप मान लीजिए कोई है जिसके पास में इस तरह की ना तो नॉलेज है लॉ की, और ना ही जो है उसके पास में मीन्स है, ऐसे जो है तरीके हैं जिससे कि वह अपने लिए विधिक सहायता ले सके, किसी को जुटा सके। तो कहां से समान, कहां से कोर्ट से होगा? क्योंकि कोर्ट के समक्ष तो जो कहा जाता है, जो एविडेंसेस लाए जाते हैं, जो जिन्हें और दलीलें दी जाती है, ठीक है, वट एवर इज सेड बिफोर द कोर्ट, वो तो उसी के आधार पे जो है देता है। एंड आपकी PIL वगैरह की बात अलग हो जाती है, जहां पर वो सुनो मोटो भी ले सकता है और भी ले सकता है, लेकिन एक सिंगल इंसान का केस है, उसके लिए तो जो है उसको वहां पर कोर्ट के समक्ष कुछ ना कुछ कहना तो पड़ेगा, एविडेंसेस देने पड़ेंगे, उसको क्या पता। तो वहां पे
हम ये बोल सकते हैं कि आपकी समानता के अधिकार का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता अगर उसके पास में अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो, उसे चाहिए इस तरीके से। तो इसीलिए जो है ये एक बहुत महत्वपूर्ण हम बोल सकते हैं एक लीगल डेवलपमेंट था जब 1987 के अंदर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम जो है लाया गया था। और इसमें केंद्र के स्तर पे तो था ही था, केंद्र के द्वारा ही जो है आपके राष्ट्र, केंद्र में तो आपके राष्ट्र लाया गया था, जिलों के अंदर जो है जिला विधिक प्राधिकरण का था, और अब राज्यों के लेवल के ऊपर भी जो है लाया गया। उसके बाद में जो है चेंजेस करते हुए थोड़े बहुत चेंजेस किए। उसके बाद में 1995 के अंदर जो है आपकी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के अंतर्गत जो है आपका नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा, इसका जो है गठन करके उसको स्थापित किया गया। ठीक है, यहाँ पर जो है राष्ट्रीय सेवा प्राधिकरण पर एक प्रमुख दायित्व सौंपा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों, गरीब बस्तियों, जैसे स्लम आपके कॉलोनीज हैं, वे समस्त कमजोर वर्गों को उनके अधिकारों के साथ ही लोक अदालतों के माध्यम से विवादों को सुलझाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और उसके लिए शिक्षित किया जाए। इस तरीके से शिक्षित किया जाए, विधिक सहायता शिविरों का आयोजन भी किया जाए और राज्य प्राधिकरणों पर इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व सौंपा गया। लेकिन स्कीम्स जो है वो कौन लेके आएगा? दैट विल बी ब्रॉट बाय द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। वो जो है आपके अलग अलग कि हम किस प्रकार से, देखिए 3 चीजें यहाँ पर आ गई है। पहली चीज, लोगों को विधिक सहायता प्रदान किया जाए। दूसरी चीज कि लोगों को लोक अदालतों के माध्यम से, ठीक है, जल्दी से जल्दी जो है विवाद सुलझाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। और तीसरा, आपके लीगल सर्विसेज जो है आपके सहायता शिविर भी हो जाते हैं, हम लोग भी करते हैं इस तरीके से कि किसी की परेशानियां हैं वो हमें बताएं, हम उसको रिजॉल्व करते हैं, ये चीज भी होती है। और फाइनली कि जिन लोगों के पास में विधिक सहायता नहीं है, वो खुद के लिए जो है नहीं जुटा सकते विधिक सहायता, ठीक है, कोई एडवोकेट नहीं अपॉइंट कर सकते अपने लिए, उन लोगों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाए। सेक्शन 12 के अंदर जो है आपका, हम बाद में पढ़ेंगे, इसके अंदर वो लिस्ट दी गई है जिसमें बताया गया है कि किन किन व्यक्तियों को ये सहायता प्रदान की जा सकती है, ये वो लिस्ट भी प्रदान कर दी गई है। अब क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि कोविड-19 के अंदर जो है आपको पता है कि हमारी जेलें कितनी ओवरक्राउडेड है, कितनी ज्यादा भरी हुई। तो ये देखकर एक नया अभियान जो है चलाया गया था पिछले साल ही नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के द्वारा, और इसमें भी बहुत रेलेवेंट है, हम यहाँ पर आज डिस्कस कर रहे हैं। उन्होंने बोला जो आपके अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, मतलब जिनका अभी भी जो है ट्रायल चल रहा है, ऐसे जो आपके प्रिजनर्स हैं और जिनके जो है छोटे मोटे केसेस हैं, कम अवधि वाले जो है पनिशमेंट है जिनकी, और ऑलरेडी वो इतना समय निकाल चुके हैं। दूसरी चीज ये कि उनका पहला या फिर जो है पहला ही ये उनके अगेंस्ट ये चार्ज लगाया गया है, तो ऐसे 11,000 के समथिंग लोगों को, और मेरे हिसाब से अब तो और भी लोगों को जो है उन्होंने अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को जेलों से जो है फ्री करने का एक अभियान चलाया था, और 11,000 ऐसे लोगों को अभी तक फ्री किया जा चुका है। ठीक है, उससे भी ऊपर चला गया होगा आपको आंकड़ा, मेरे हिसाब से 12-13,000 लोग तो हो ही गए होंगे पिछले जो है कुछ समय के अंदर, खासकर सेकेंड वेव को देखते हुए कि जेलों के अंदर ओवर क्राउडिंग नहीं करनी है। क्योंकि जैसा देखा गया था पिछले वर्ष भी कि जो आपकी जेल थी, आपके कारावास थे, वो एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट बन गए थे, कोविड फैलने का कारण बन गए थे, इसलिए जो है ये उनके द्वारा कार्य किया गया। अब हम आगे चलते हैं, क्या है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। देखिए ये 1995 में आया है, मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ। 1995 के अंदर जो है इसका गठन किया गया था, इसके बेसिस पे 1987 के एक्ट के ऊपर विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया, जिसके अंतर्गत समाज के गरीब व कमजोर वर्गों को बिना किसी शुल्क, मतलब कि निःशुल्क कानूनी सेवा प्रदान की गई, और उनके विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए लोक अदालतों का भी आयोजन किया जाता है।
ठीक है। अभी इसका मुख्य कार्यालय जो है ऑफकोर्स नई दिल्ली में है, जामनगर। अब इसके जो है नीचे मेंबर्स भी होते हैं, लेकिन दो जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेंबर्स होते हैं भारत के, जो आपके मुख्य न्यायाधीश होते हैं उच्चतम न्यायालय के, ठीक है, वो तो इसके पेट्रन एंड चीफ होते हैं, जो कि अभी है जस्टिस एम वी डामरा। अभी जो है जो अपॉइंट हुए हैं हमारे, वो इसके क्या है, पेट्रन एंड चीफ है। अभी तक क्या है कि साइट पे भी अपडेट नहीं कराया गया है, और अभी लिस्ट मेरे पास में है नहीं, शायद उनको अपॉइंट भी नहीं किया गया। सेकंड मोस्ट जो सीनियर आपको जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष, ठीक है, वर्किंग चेयरमैन जो है बनाया जाता है। तो ये इसका सेटअप है, और उसके बाद में मेंबर्स होते हैं। हम ये चीज भी अच्छे से जो है इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिस्कस करेंगे। हमारा मेन फोकस यहाँ पर क्या है, आपके इसके फंक्शंस क्या होते हैं, और किनको जो है, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये विधिक सेवा मुफ्त में दी जा सकती है, निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करी जा सकती है, ये चीज हमें जानना जरूरी है। देखिए, अब आपका राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण क्या है, भारत के हर एक राज्य में नालसा, ठीक है, क्या है मतलब राष्ट्र विधिक सेवा प्राधिकरण, इसका शॉर्ट फॉर्म है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, NLSA, ठीक है, नालसा। इसलिए जो है NALSA नेशनल के लिए जो है वो होता है, ठीक है। तो उसकी नीतियों और निर्देशों को प्रभावशाली बनाने के लिए, फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज एंड मेक देम स्ट्रॉन्ग, उसके लिए जो है हर राज्य में आपका एक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बनाया गया है। हर जगह है, गुजरात में भी है, क्योंकि मैंने वहां काम किया इसलिए गुजरात का नाम आता है, ठीक है। आई हैव डन माय इंटर्नशिप फ्रॉम देयर। आप लोग भी जो है कार्य करते हैं यहाँ पर राजस्थान स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, और स्पेसिफिकली कहाँ पर काम करते हैं वो आप अपने जिला लेवल के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। उदयपुर आपका जो है डिस्ट्रिक्ट स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, उसके अंदर जो है बच्चों को इंटर्नशिप मिलती है हमारे यहाँ से। तो निर्देशों को प्रभावशाली बनाने के लिए और समाज के गरीब एवं कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य में लोक अदालतों का संचालन करने के लिए, तीन कारण यही बार बार आएंगे आपके, ठीक है। राज्य में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया, ठीक है। जिस प्रकार आपकी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो है उसका स्ट्रक्चर होता है वो भी यही है। उच्च न्यायालय जो होता है उसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वे उसके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, पेट्रन चीफ वहां पर है, ये उसके यहाँ अध्यक्षता होता है, ठीक है। और आपके जो है जो सेकंड मोस्ट वाले होते हैं वो उसके एक तरीके से मेंबर सेक्रेटरी, या फिर हम बोल सकते हैं कार्यकारी अध्यक्ष, उसी तरीके से जो चलता है संरक्षण, पेट्रन चीफ, ठीक है। पेट्रन चीफ वो हो गए, और सेकंड मोस्ट जो सीनियर जज होते हैं वो उसी प्रकार जो है आपके वर्किंग चेयरमैन हो जाते हैं, ये सेटअप होता है। फिर यहाँ पर भी जो है जो आपके सीनियर मोस्ट जो आपके डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल पे होते हैं वो पेट्रन चीफ होते हैं, किसके, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के। इसी तरीके से स्ट्रक्चर जो है आपका चलेगा। और तालुकाओं वगैरह के ऊपर तो फिर इतना नहीं दिया हुआ, जिला तक ही बताया गया है। हर जिले में विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यक्रमों को जिले में लागू करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हर एक जिले के जिला न्यायालय के परिसर में स्थित है, और इसकी अध्यक्षता से संबंधित कार्य जिले के जिला न्यायाधीश को दिया जाता है। ये सेम चीज जो हम बोलते हैं कि सीनियर मोस्ट जज जो है उनको दिया जाता है। तालुक लेवल के ऊपर भी जो है फॉर्म होता है, इट इज नॉट एज सच प्रोवाइडेड, it is not as such provided in the act itself, ठीक है, वहां पर इतना नहीं है इसके बारे में। और इनके केवल जो है ये है कि वहां पर भी तालुकों के लेवल के ऊपर भी जो है अपॉइंट करी जाती है, और इसका संचालन कौन है, जैसे सीनियर मोस्ट जज तो नहीं कह सकते, हम ये बोल सकते हैं वरिष्ठ जो आपके सिविल जज होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं, और उनके अंतर्गत जो जितना भी आपका अधिकार क्षेत्र आता है वो उसके उस पर्टिकुलर तालुक लेवल के अंदर जो है आपका एक तरीके से संचालन का कार्य करते हैं। अब फंक्शंस की बात है,
हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं, साथ ही क्या निःशुल्क जो है कानूनी सेवाएं कौन सी हैं। बेसिक तो हम एक बार फंक्शंस को जो है देख लेते हैं। फंक्शंस मैंने जो है विषय में लिख दिए थे। ऑर्गेनाइज लोक अदालत फॉर एमिकेबल सेटलमेंट्स ऑफ डिस्प्यूट्स, ठीक है, जल्दी से जल्दी और आसानी से जो है म्यूचुअल सेटलमेंट के साथ में डिस्प्यूट्स खत्म हो जाए, इसके लिए लोक अदालत जो है लगाई जाती है। Identify specific categories of marginalized and excluded groups and formulates various schemes for implementation of preventive and strategic legal services program. इनका ये कार्य होता है आपकी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का कि वो ये पहचाने कि कौन से ऐसे वर्ग हैं जो कि दोयम दर्जे पे जी रहे हैं या फिर उनको जो है समाज ने बहुत ही दूरी पे जो है, मतलब एक आपके आउटर सर्किल के ऊपर ही रख रखा है, आउटर सर्कमफ्रेंस पे, उनको जो है एक तरीके से मेन स्ट्रीम में आने का जो चांस नहीं मिल रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए भी सबसे पहले तो उनको जागरूक करने के लिए उनके लिए स्कीम्स चलाई जाए और उनके लिए जो है कि वो किसी लीगल प्रॉब्लम से बच सके। तो एक आपका प्रिएम्प्टिव कि उनको जो है पता चल जाता है कि क्या परेशानियां हो सकती है, फीमेल्स हैं उनके लिए क्या परेशानियां हो सकती हैं, बच्चे हैं उनके लिए क्या परेशानियां हो सकती हैं, बूढ़े हैं उनके लिए क्या परेशानियां हो सकती हैं। इन्हें पहचान कर उन्हें रिजॉल्व करने की पहले से ही स्कीम्स जो है वो बनाए और लोगों को जागरूक करें इन चीजों के लिए, ठीक है। जैसे कोई आपके बुजुर्ग हैं, उनको उनके बच्चे जो है छोड़ जाते हैं, सड़कों पर छोड़ जाते हैं ऐसे लोगों को, ठीक है ना, उनका ख्याल नहीं रखते, तो उनके क्या अधिकार है, उनको पहले से ही अवगत कराया जाए और उनके लिए जो है क्रियान्वित करें इन चीजों को। तो इस तरीके के आपके पहले ही सोच के कि क्या परेशानियां हो सकती हैं उसको तो स्कीम्स बना के और उनको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाए। और फाइनल ये है फ्री लीगल एड इन सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स फॉर द पुअर and marginalized people who cannot afford the services of a lawyer in any court of law। ये मेन टीम है, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हम अभी ऊपर देख रहे हैं, लेकिन ये टीम जो है आपके ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस के अंदर आते हैं, ठीक है। ये हम यहाँ पर आपके निःशुल्क सेवाएं कौन कौन सी हैं। कानूनी कार्यवाहियों में अधिवक्ता, वकील, एडवोकेट उपलब्ध कराना, जो समझना चाहे। किसी कानूनी कार्यवाही में न्यायालय शुल्क और दे अन्य सभी प्रकार प्रभार अदा करना, ठीक है। वहां पर आपको जो है स्टैंप ड्यूटी होती है और होती है, उनका भी जो है प्रोविजन कराने के लिए। ये मैंने आपको बताया था, ये हम लोगों ने पढ़ा था आपके सीपीसी के अंदर, ठीक है, और 33 उसके अंदर हमने पढ़ा था। वहां पर ये चीज भी थी कि अगर वहां पर क्या था कि कोर्ट फी नहीं दे पा रहा व्यक्ति अपनी, तो ये कोर्ट फी वगैरह प्रदान करने का भी जो है कार्य करते हैं, समझ के कि कौन व्यक्ति है, अगर उसको पाया जाता है कि हाँ he is in need and he does not have means to pay his court fee, तो वो चीज भी अदा करी जाती है। कानूनी कार्रवाई में आदेशों आदि की प्रमाणित प्रतियों को प्राप्त करना, इसको पता ही नहीं है किसी व्यक्ति को, ये भी एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है, क्योंकि आप जब प्रतियों के लिए मतलब आपकी जो डिसीजन की कॉपी के लिए आप आवेदन करते हैं, वहीं पर जो है फीस लगती है, तो वो भी इंसान को पता नहीं होता, उसको प्रोसेस नहीं पता होता है, तो वहां पर भी मदद करी जाती है। कानूनी कार्रवाई में अपील और दस्तावेजों का अनुवाद करना और छपाई सहित फाइल तैयार करना बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज, क्योंकि देखिए हम लोअर लेवल्स पे हमारी जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह हैं, वहां हम लोकल लैंग्वेजेस में ज्यादातर चलते हैं, ठीक है। आपकी हिंदी है, गुजराती है, मराठी भी है, कई जगह जो है वो भी आपके डॉक्यूमेंट्स चलते हैं। When you are trying to file an appeal at high court level or something, you need translation of documents. सबसे पहले तो आपकी क्लेम कवरेज जितनी भी है वो थी, वो हिंदी में थी, लेकिन अब आप जो वहाँ पर पिटिशन डालेंगे, कोई एप्लीकेशन डालेंगे, कुछ भी डालेंगे, वो इंग्लिश में, क्योंकि हाई कोर्ट जो है उनका लैंग्वेज इंग्लिश है। साथ ही साथ में आपको क्या चाहिए होता है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, मान लीजिए वो दूसरी लैंग्वेज के अंदर है या फिर वो हैंड रिटन है, तो ये सारी चीजें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लेवल पे तो चल जाती है, ऐसे के ऐसे दे दी, किसी प्रिस्क्रिप्शन की कहीं कुछ हाथ से लिखा हुआ है, इसकी सीधी कॉपीज दे दी। और अब हम हाईकोर्ट लेवल के ऊपर जाते हैं तो आपको ना केवल ट्रांसलेशन देनी पड़ती है, ठीक है, ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी टू इंग्लिश,
जनरली हिंदी के अंदर अगर रिटन टाइप डॉक्यूमेंट है तो भी उसका जो है आपको हिंदी से इंग्लिश करना पड़ता है। दूसरी चीज क्या है कि कोई भी ऐसी चीज है जो कि हस्तलिखित है और उसकी फोटोकॉपी आप लगा रहे हैं या फिर ठीक है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की, तो उसको आपको अनुवाद के साथ साथ जो है जो उसमें लिखा होता है उसको भी टाइप करवाना पड़ता है। खुद बोलता है हम नहीं देखेंगे कि डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, इस तरह क्या लिखा हुआ है, हम थोड़ी ना देखते बैठेंगे, आप उसको लिखवाओ, लिखवा के लेके आना पड़ता है उसको, टाइप करवा के लेके आना, टाइप कॉपी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये सारे काम जो है कराने के लिए कौन रहता है आगे, आपका नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, और उसके थ्रू आपके लोअर लेवल की अथॉरिटी है वो भी ये काम करते हैं। नाउ मैंने आपको बताया था सेक्शन 12 धारा जो है आपकी 12, ठीक है, उसके अंतर्गत जो है कुछ मापदंड जो है निर्धारित किए गए हैं, और उन मापदंडों के अनुसार ही यह जो है पता किया जाता है कि इस आपकी जो विधिक सेवा पाने का कौन कौन हकदार है निःशुल्क के अंदर इस प्राधिकरण के अंतर्गत, ठीक है। कौन कौन है वे निम्नलिखित श्रेणियां जो है उनके द्वारा लाई गई है। महिलाएं एवं बच्चे, ठीक है, औद्योगिक श्रमिक, हिरासत में रखे गए लोग, वो भी ऐसे लोग खासकर अंडर ट्रायल केसेस जिनको बोलते हैं, जिनके पास में खुद के लिए लड़ने का कोई मीन्स ना हो, ठीक है। फिर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्य, इनके लिए कोई वो नहीं है, कैटेगराइजेशन नहीं है कि इनके पास इतने कम पैसे होने चाहिए, इतने पढ़े लिखे होने चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ नहीं है। मानसिक रूप से बीमार या विकलांग व्यक्ति, ठीक है। फिर उसके बाद में संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत मानव तस्करी या बेगार मतलब आपकी बंधुआ मजदूरी जो होती है या फिर मानव तस्करी के थ्रू जो है किसी को छुड़वाया गया होता है, उनको भी। अवांछनीय परिस्थितियों में व्यक्ति जैसे सामूहिक आपदा, जातीय हिंसा, जातिगत अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप या औद्योगिक आपदा के शिकार हुए लोग एक साथ बड़े लेवल के ऊपर होते हैं, वहां पर वो लोग मिलकर भी जो है मूव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास में रिसोर्सेज की कमी हो, बट एक बड़े लेवल के ऊपर अगर उनके साथ में जो है कुछ गलत हुआ होता है और उसका जो है उनको मुआवजा चाहिए या उनको अपनी बात सुनवानी हो, तो आप PIL भी फाइल कर सकते हैं और आप नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के थ्रू भी मूव कर सकते हैं, क्योंकि आपके फिर वो जो क्लेम होता है उसको एक तरीके से बैकिंग मिलती है। देखिए हम जितना अपना क्लेम को स्ट्रॉन्ग कर सके उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इसीलिए कई लोग जो एप्लीकेशन लिखते हैं PIL वगैरह खुद फाइल करने के बजाय वो एप्लीकेशन लिखते हैं हाई कोर्ट्स के जजेस या उन चीफ जस्टिस को, ताकि वो प्रॉब्लम्स को उनके सामने ला सके। कोर्ट स्लो पे ले लेता है, वो तो कितना स्ट्रेंथ है, कोर्ट जो है वो बोल रहा है, अब कोर्ट के सामने आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं कि देखिए हमारा क्लेम ये सही है, कोर्ट तो खुद को लग गया कि हाँ ये क्लेम सही है। और क्यों ना जो है अब वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन, या फिर जो है कि इस तरीके से क्यों नहीं किया जा रहा है, वो गवर्नमेंट को उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अपने क्लेम को जितना हम स्ट्रॉन्ग बना सके उतना बनाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 9,000 रुपए से कम है या अन्य उच्च राशि जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकती है, ठीक है। और अगर मामला जो है उच्चतम न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय के समक्ष है, ये इसके अंदर है 9,000 रुपए की बात जो करी गई है, और 12,000 रुपए से कम या इस तरह की अन्य उच्च राशि अगर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मामला हो, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित राशि। इसका मतलब समझिए ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ऊपर वाली आपकी 7 कैटेगरीज है, आप उनके अंदर नहीं आते, मगर आप फिर भी जो है आपके पास में रिसोर्सेस नहीं है, तो यहाँ पर उन्होंने स्टार्टिंग के अंदर जो है ये डाला था 9,000 रुपए, 9,000 रुपए जो है ये डाला गया था हाईकोर्ट के जो है से मतलब सॉरी उच्चतम मतलब हाईकोर्ट से लेके नीचे तक के जितने भी आपके कोर्ट्स हैं, अगर उनके समक्ष वो व्यक्ति आता है और वो ये बोलता है कि मेरे पास में जो है 9,000 रुपए प्रति वर्ष की आय नहीं है, प्रति वर्ष की आय नहीं है, या फिर देखिए समय के साथ में चेंजेस किए जा सकते हैं, ऐसे तो हम
अब तो 9,000 रुपए तो किसी के पास में जो है वो है ही नहीं, तो मान लीजिए सभी लोग उससे ज्यादा कमा रहे हैं, तो क्या कोई आ ही नहीं पाएगा? तो कई बार आप इसके थ्रू जो है आपके जो राज्य है उनको ये अथॉरिटी दे दी गई है कि वो इंक्रीज कर सकते हैं लिमिट। अभी जो है मैंने ये मांगा है कि अभी कितना किया जा रहा है इन प्रैक्टिस, बट ये कोर्ट्स वगैरह जो है अभी बंद है तो वहां से मिल नहीं पा रहा है, कि क्योंकि ये नोटिफिकेशन वगैरह के थ्रू ही ज्यादातर होता है, ठीक है, आपके एक्ट के में चेंज नहीं होता है। तो मैंने सर्कुलर या वो मांगा है, तो मुझे जो है जब तक सही अमाउंट का नहीं पता चलेगा, राज्य सरकार सर्कुलर या नोटिफिकेशन के थ्रू जो है अपर लिमिट डिसाइड कर देती है, तो वो ये बोल सकते हैं 50,000 रुपए पर ईयर से ज्यादा का ना हो, या इस तरीके से शायद वो इंक्रीज कर चुके हैं, मैंने ये मांगा है तो मुझे पता चल जाएगा। तो हाई कोर्ट से लेकर नीचे तक के कोर्ट, उनके समक्ष अगर कोई व्यक्ति जा रहा है और उसकी एक पर्टिकुलर जो लिमिट है उससे आय कम है, जो कि या तो 9,000 रुपए या फिर किसी जो है आपके स्टेट में जो है तय करी हो, तो उसे वहां पर फ्री लीगल एड पाने के लिए जो है हक मिल जाता है। स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी या फिर आपकी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, उनके सामने भी क्लेम कर सकता है, वो उसकी क्लेम डिफीट हो जाएगा। और अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो वहां पर 12,000 रुपए का ये लिमिट हो जाता है, या फिर जो भी आपका अमाउंट जो है किसने तय किया हो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ये चीज आती है। मैंने आपको पहले ही बोला था कोर्ट फी फाइल हो रही है आपकी, कोई भी जो है अगर आप ये बोले कि कोर्ट फीस फाइल है, या फिर आप फ्री लीगल एड के थ्रू जो है किसी को अपॉइंट करवा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें स्टेट अपना पैसा जो है स्पेंड कर रहा है, या फिर स्टेट फॉरगो कर रहा है, स्टेट बोल रहा है या फिर सेंटर बोल रहा है, सो इट इज अल्टीमेटली गवर्नमेंट की जो ट्रेजरी है उसके अंदर कम पैसा आ रहा है। तो इसलिए ये राइट्स जो है कि कितना जो आपकी वार्षिक आय होनी चाहिए, कितनी लिमिट होनी चाहिए, कितनी कोर्ट फीस जो है वो हम माफ कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें राइट किसके पास जाता है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, ठीक है, ये चीज है। अभी सबको सुनाई दे रहा है, सबको समझ में आ रहा है? एक बार मैं जो है बीच बीच में पूछ लूंगी आपसे। ओके, किसी मतलब मेरे हिसाब से अभी तो देखिए आप लोग फर्स्ट ईयर में हैं तो आप लोगों ने काम नहीं किया होगा, बट किसी को जो है कोई एक्सपीरियंस है कि उन्होंने कुछ काम देखे हो। हम अभी तक तो आप लोगों को एक अगर कोविड की सिचुएशन नहीं होती तो हम एक आपका लीगल एड कैंप पे भी चले जाते, जो कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, एक तो उनके द्वारा होता है विधिक साक्षरता वाला, और एक हम लोग खुद भी जो है अपने कॉलेज के लेवल पे करते हैं, तो वहां पर आपको जो है हम ये सारी चीजें जो कर रहे हैं इसका काफी ज्ञान हो जाता है। तो आप ये जानकारी सारी की सारी जो है रखिएगा, ताकि जब आगे लीगल एड कैंप्स हो तो उनके अंदर आप जो है अपना विचार दे सकें और जो है किसी तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकें, ठीक है। आगे चलते हैं, निःशुल्क कानूनी सेवाओं की विशेषताएं क्या है। निःशुल्क कानूनी सेवाएं समाज के उन गरीब एवं कमजोर वर्गों और हाशिए पर रहने वाले लोगों को दीवानी और फौजदारी मामलों में निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान करती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि पीपल हु आर मार्जिनलाइज्ड, हाशिए पर रखने का मतलब मार्जिनलाइज्ड, जिन्हें एक तरीके से एक्सेप्टेंस नहीं है पूरी तरीके से सोसाइटी में, जो पिछड़े हुए हैं, जो गरीब है, उन्हें जो है कानूनी सेवा प्रदान करने का कार्य करते हैं। और ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या करना, किसी मामले को संचालन करने के लिए अधिवक्ता की सेवाएं या किसी अन्य न्यायालय न्यायाधिकरण का मतलब होता है ट्रिब्यूनल्स, ठीक है, जो आपकी क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के अंदर यूज करती है, ट्रिब्यूनल्स वगैरह आपको ये इसमें भी पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी पढ़ेंगे, और बाद में आगे धीरे धीरे करते हुए आपको बहुत सारी जो है ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। या किसी प्राधिकरण में जो कमीशंस होती है में के समक्ष कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, उनके लिए कानूनी सेवाएं, ठीक है। The people who are unable to represent themselves in front of any court, any tribunal or any other commission, so these free legal services are for those people, ठीक है। और जो हमने ऊपर इंपॉर्टेंट काम पढ़े उनके अलावा और क्या क्या है, इसी कानूनी मामले पर विधिक सलाह देना, फ्री लीगल एडवाइस,
ये सबसे ज्यादा कॉमन चीज है। हम लोग कई बार ये देखते हैं कि आपके जेल वगैरह के अंदर भी होती है, वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आते हैं कि हमारे देखिए ये सिचुएशन है, उनसे उनका लेके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी वगैरह, और फिर उनको जो है लीगल सलाह भी दी जा सकती है कि देखिए आप ये रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। वैसे ही आप ये फीमेल्स को किसी चाइल्ड से रिलेटेड मामला होता है या फिर किसी बड़ी आपदा से, तो उनको जो है फ्री लीगल एड ये भी पहले दी जा सकती है। इतनी जरूरी नहीं है कि लिटिगेशन कर रहे हो, वो कानूनी लड़ाई लड़ ही रहे हो, उसी समय उनको जो है आप फ्री लीगल एड, मतलब आप किसी तरीके से जो है मुफ्त कानूनी जो है उनको सहायता प्रदान कर रहे हैं। आपको करना क्या चाहिए? कई बार हम लोग, सबसे बड़ी विडंबना जो है जो आपके लीगल करियर के अंदर होती है, वो हमें करना क्या चाहिए। बहुत सारे रास्ते होते हैं, कौन सा रास्ता जो है लेना चाहिए, वो आपके क्लाइंट के लिए आप क्या चीज जो है कर सकते हैं कि उसके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल हो, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, क्या रास्ता आपको अख्तियार करना चाहिए। सिविल कर दिया, बाद में क्रिमिनल कर रहे हैं, क्रिमिनल के साथ साथ ही सिविल कर दिया। क्रिमिनल एक आपका केस है, मतलब क्रिमिनल सिविल बोथ हो सकते हैं उसके अंदर, उस सिचुएशन के अंदर आपने पहले अपने क्रिमिनल को स्ट्रॉन्ग किया, उसके अंदर जो है आपने स्ट्रेंथ लेके आए, एंड देन यू डिड योर सिविल क्लेम। एक ये भी तरीका हो सकता है। तो उसकी सिचुएशन में सबसे ज्यादा फायदेमंद क्या होगा, ये प्री लिटिगेशन होता है। लिटिगेशन तो बहुत बात की बात होती है, आपको पहले करना क्या चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। तो उसको बताया जा सकता है कि भाई तुम्हारा केस स्ट्रॉन्ग रहेगा या नहीं रहेगा, ये एविडेंसेस चाहिए, इस रास्ते से जा सकते हो, ये रास्ता ले सकते हो, आप जो है महिला अधिकार के लिए जो है जा सकते हो, आप बाल अधिकार के लिए जा सकते हो, आप ट्रेड यूनियन के थ्रू जो है जा सकते हो, आप लेबर यूनियन से कांटेक्ट कर सकते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ये आपका प्री लिटिगेशन स्टेज ही हो जाता है। तो प्री लीगल एडवाइस वो तो एक बहुत बड़ी चीज है ही है, और उसके साथ साथ जो है हम आपकी जो विधिक साक्षरता है, लीगल लिटरेसी, वो भी एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। लीगल एड कैंप एंड लीगल लिटरेसी कैंप, ये दो अलग अलग चीजें हैं। लोगों को उनके अधिकारों से अवगत कराएं पहले, और उसके बाद में अगर आपको कोई परेशानियां हैं तो फिर उनको विधिक जो है सहायता भी प्रदान करें। ये दो पहलू हो जाते हैं, तो ये दोनों ही पहलू वहां जरूरी है। ठीक है, कानूनी कार्रवाई में वकील, अधिवक्ता, एडवोकेट द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाना, ये तो हम देख चुके हैं। कानूनी कार्रवाइयों में दस्तावेज की छपाई करना और उसका अनुवाद करवाना, ये भी हम देख चुके हैं, मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। कानूनी कार्रवाई के लिए अपील या ज्ञापन तैयार करना, ठीक है, ये भी है। अपील वगैरह भी करने के लिए जो है करते हैं, मतलब फर्स्ट स्टेज पे तो करेंगे, मगर आपका ये बीच में जो है साथ नहीं छोड़ देंगे, आपके साथ में आगे भी जाएंगे। कानूनी दस्तावेजों का प्रारूप तैयार करना, विशेष रूप से अवकाश याचिका तैयार करना, वेकेशन बेंच। ठीक है, आपको ये अभी तो सब कुछ वेकेशन बेंच ही है, सारे केसेस उठ के आगे जा चुके हैं। आज से जो भी केसेस थे वो जुलाई में जा चुके हैं ऑलरेडी, अपार्ट फ्रॉम इम्पोर्टेंट केसेस, बेल का है, कोई डिमांड का है, ऐसे जो केसेस जो है उनके अलावा, और जीवन मरण की जो सिचुएशंस हैं उनके अलावा जितने भी केसेस थे, आपको आपका केस इम्पोर्टेंट लगता होगा, लेकिन सारे उठ के जो है ऑलरेडी जुलाई के अंदर जा चुके हैं। जुलाई मिड से भी आगे 2.5 महीने जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वहां पर 2.5 महीने आगे जा चुके हैं वो केसेस। ठीक है, लेकिन मैं ये बता रही थी ऐसा सिचुएशन, लेकिन बात ऐसी है जब छुट्टियां चलती हैं तब भी आपको पता होना चाहिए एक वेकेशन बेंच हमेशा चलती है, एक या दो जो है बेंचेस हमेशा चलती हैं रोटेशन के आधार पर, कि कभी कोई जो आ रहे हैं, कभी कोई वहां पर अटेंड कर रहे हैं, तो वहां पर वेकेशन बेंच के सामने, क्योंकि वो केवल इंपॉर्टेंट केसेस सुनते हैं, आपको आपके केस को किस प्रकार जो है अति आवश्यक बनाना है, उसके लिए भी जो है ये प्राधिकरण मदद करती है कि आप किस तरीके से उसको हर्ड करवा सकते हैं, सुनवाई उसकी करवा सकते हैं उस सिचुएशन में भी जहां पर वेकेशन बेंच है। ठीक है, वहां अलग उसका जो है पिटिशन होती है, क्योंकि उसके अंदर कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू बी हर्ड एट दिस मोमेंट, वो आपको वो चीज भी जो है बतानी पड़ती है।
किसी भी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण या न्यायाधिकरण के समक्ष किसी मामले या अन्य कानूनी कार्रवाई के संचालन में भी सेवा को प्रतिपादन करना, ये भी पढ़ चुके हैं। निःशुल्क कानूनी सेवाओं के लाभार्थियों को केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा बनाई गई कल्याणकारी विधियों एवं योजनाओं के तहत लाभ पहुंचाने के लिए और अन्य तरीके से न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सहायता और सलाह देने का प्रावधान भी है। तो मैंने आपको बोला, ठीक है, विधिक सलाह वैसे भी दी जा सकती है। ये है आपका विधिक साक्षरता। विधिक साक्षरता केवल आपके लॉज के लिए नहीं है, आपके राइट्स के लिए नहीं है, लेकिन आजकल जो आपकी स्कीम्स हैं जो कि उनको बेनिफिशियल हो सकती हैं। देखिए, कोई व्यक्ति है, हमें पता चल रहा है कि लोग बड़े गरीब हैं और ये 1 रुपया सैकड़ा और 2 रुपया सैकड़ा के ब्याज के चक्कर में जो है ऐसे चक्रवर्ती ब्याज के लिए फंसते हैं कि उनकी हालतें खराब हो जाती हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि हम अपने लिए ब्याज के ऊपर किसी स्कीम के अंडर पैसे ले सकते हैं और उसमें सिंपल इंटरेस्ट होएगा, चुकता जाएगा, आसान किश्तों के ऊपर है। तो क्या किया जाए? क्या विधिक सेवा प्राधिकरणों ने इनका और हमारा ये ड्यूटी नहीं है कि उन लोगों को बताया जाए कि जिस चीज से वो त्रस्त है, देखिए हर जगह की अपनी अपनी परेशानी होती है, उन लोगों को ये बताना कि आप इन स्कीम्स के अंडर जो है ब्याज ले सकते हैं, अपने जो है काम को सेटअप कर सकते हैं और आसान किश्तों पे अपने इस ब्याज को चुका सकते हैं। आप क्यों किसी के चक्कर में पड़ रहे हैं? ये एक पहलू हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है खाने पीने का जो है लाले पड़ जाते हैं कई बार। तो अन्नपूर्णा योजनाएं हैं, अलग अलग हैं, आपकी इंदिरा रसोई योजना है और है, इनका जो है उनको ध्यान दिलाना, इनका उन लोगों को जो है एक तरीके से एजुकेशन देना। तो विधिक साक्षरता और विधिक सहायता ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और विधिक सहायता का मतलब ये नहीं केवल उनको जो है अपने विधिक अधिकारों का आप बता रहे हैं, मगर विधि के अंतर्गत जितने भी स्कीम्स वगैरह हो रही हैं और वहां की सिचुएशन देख के कि उनकी क्या परेशानियां हैं, ये डेली बेसिस के ऊपर उन चीजों का भी वहां पर आपको लगता है कि पानी आता है, पानी का टांका अगर बन जाए यहाँ पर तो लोगों की प्यास बुझ सकती है, वो लोग पानी के लिए जो है तड़फेंगे नहीं। तो आप उन लोगों को जो है ये भी बता सकते हैं कि किस तरीके से सरकार के द्वारा जो है आपके कुओं और टांकों का जो है निर्माण किया जा रहा है, टंकियों का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है, वो भी स्कीम्स है। तो आप जब तक आवेदन नहीं लेके जाएगा कोई, तो सरकार को भी कैसे पता चलेगा, ठीक है। उनको सोलर जो है पैनल्स के बारे में बताएं और बताएं, कई तरीके से जो है आप उनकी मदद कर सकते हैं। सो जस्ट रिमेम्बर, विधिक जो आप सहायता की बात कर रहे हैं वो केवल कोर्ट्स के अंदर या लिटिगेशन के टाइम पे मदद करना ही नहीं है, उससे बहुत सारे पहले के फेजेस हैं और उसके बाद में भी है, ठीक है। हम लोग जो है आपके ग्रीफ काउंसलर्स भी बनते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी चीज होती है कि देखिए, ये बोला गया कि मास डिस्ट्रक्शन हुआ, उसके अंदर आप लोगों को ये तो प्रोवाइड, आपको विधिक सहायता तो प्रोवाइड कराई जा रही है अपना केस को लड़ने के लिए, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि लोगों का मनोबल भी बहुत टूटा हुआ है, तो उन लोगों के लिए जो है एक तरीके से ग्रीफ काउंसलिंग वगैरह का भी जो है प्रावधान कराया जा सकता है। तो हम जब लीगल की बात करते हैं, लीगल एड की बात करते हैं, तो हम केवल कोर्ट के अंदर जो चल रहा है उसको नहीं देख सकते, हमें उनके ओवरऑल राइट्स और ओवरऑल बेनिफिट को जो है देखना पड़ेगा। और इसी तरीके से जो है कार्य किया जाता है विधिक सेवा प्राधिकरणों के द्वारा, और हम लोग भी जो है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है। यहाँ पर देखिए, हम जब प्रोफेशनल एथिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर ये सारे के सारे दायित्व हमारे द्वारा ही निर्वहित किए जाएंगे, एक स्टूडेंट के रूप में या फिर एक एडवोकेट के रूप में। इट इज ऑन अस कि हम किस तरीके से जो है इन अथॉरिटीज की मदद करते हैं। इट इज ऑन अस, दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग। हम केवल पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं इसको। कल जो है हम आपके आवेदन कैसे किया जाता है, आवेदन के बाद की प्रक्रिया क्या है, ठीक है, लोक अदालत क्या है, लोक अदालत आपकी दोनों ही चीजें, ठीक है, परमानेंट लोक अदालत और वो दोनों ही चीजें जो है हम यहाँ पर पढ़ेंगे। परमानेंट लोक अदालत क्या होती है और जनरल लोक अदालत क्या होती है, और उनके अंदर परमानेंट लोक अदालत के अंदर क्या चीजें करी जा सकती हैं और
आपके जनरल लोक अदालत में जो है क्या चीजें, मतलब किन केसेस के अंदर जो है फाइलिंग हो सकती है या फिर वो संभाल सकती है, ये दोनों चीजों की जो है हम बात कल करेंगे। ओके, और उसके बाद में ही ये एक बार ये टॉपिक जो है खत्म हो जाते हैं आपके लीगल एड वाला, उसके बाद में मैं आपको ये दोनों डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रोवाइड करा दूंगी, या तो वही अपलोड कर देंगे ताकि आपको एक साथ ही मिल सके, सबको बताने की जरूरत नहीं है। तो ऑनलाइन जो है अपलोड करने वाला आपको पता है ये पोर्टल आजकल बन गया है, उसके ऊपर आपको ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। मैम इंग्लिश में प्रोवाइड करवा सकते हैं? इंग्लिश हिंदी देखिए दोनों के अंदर, ये जैसे ये लिखा है ना, आप नीचे जाओगे, मैंने अभी पढ़ा ना, उसके लिए नीचे हिंदी है, इंग्लिश है। तो अच्छा, सारे टॉपिक्स मतलब हैं उसमें इंग्लिश में? नहीं देखिए, ये जितनी भी सारी चीजें हैं, आप ये हिंदी इतनी आसान है कि उसको पढ़ लीजिए, और आपकी बुक्स तो है उसके अंदर भी है आसान लैंग्वेज में। मैंने जो बुक इशू किया है उसमें मुझे कहीं पे भी ये टॉपिक मिला नहीं, इसलिए मैं थोड़ा मतलब हो रही थी कि इसमें नहीं है। ऑनलाइन जो है, जो रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड करा देंगे, उसके अंदर सारे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे। ये तो क्या है, ये तो मैंने जो इम्पोर्टेंट चीजों का है वो प्रोवाइड किया है, और उसके अलावा मैं आपको जहां से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है वो भी लिंक्स प्रोवाइड करा दूंगी मैं आपको। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, तो फिर आज सबको, वैसे तो आज आसान ही था, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा सबको, और कल फिर हम जो है कंटिन्यू करेंगे क्लास को। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।